स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम लोग दिल्ली के इलेक्शन की बात कर रहे थे, बीच में राज्यसभा में विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आया, उस पर हमने बात की। दिल्ली में हमने ज्यादातर एग्जिट पोल्स जो बीजेपी की दिल्ली में सरकार बन सकती है ऐसा अंदाजा दिखा रहे हैं, उसमें से एक एग्जिट पोल मेट्राइज का, उसका डेटा को हमने डिस्कस किया था। अब एक दूसरा ऐसा ही डेटा, लेकिन मतलब बहुत बहुत अंतर नहीं है, लेकिन ये एज दे रहा है आम आदमी पार्टी को। के सर्वेज एंड स्ट्रैटेजीज इन्होंने सर्वे किया है। ये आम आदमी पार्टी को 39 सीटें दे रहे हैं, 23 सीटें डाउन पिछली बार से। भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें दे रहे हैं, मतलब 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही हैं, लेकिन वो सरकार में नहीं आ रही है। वोट परसेंटेज इन्होंने नहीं दिया है इन्होंने, लेकिन हर सीट का अलग प्रेडिक्शन जरूर दिया हुआ है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और इसमें इन्होंने एससी सीट्स जो रिजर्व सीट हैं वो भी दी हैं। इसके अलावा मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स जो हैं, टॉप 10 मुस्लिम सीट्स, उसका डेटा भी इन्होंने दिया हुआ है। तो आइए जरा इसकी बात करें। उससे पहले दो बयान सुन लेते हैं। रमेश बिधूड़ी कालका जी से मुख्यमंत्री आतिशी के सामने वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा के चुनाव में भी ये कहा था कि जो विधायक है इनकी एंटी इनकम्बेंसी है, ये घर बैठ जाए और लोकसभा के चुनाव में मेरे नाम से मैं चुनाव जीतूंगा, और वोट जेल के नाम से मांगी थी अरविंद केजरीवाल ने। तो क्या हुआ लोकसभा में? तो अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के बयान याद दिलाने चाहिए। अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है दिल्ली के लोगों ने, जैसे देश के लोगों ने नकारा है। उत्तरांचल में नकारा, गोवा में नकारा, यूपी में नकारा, हरियाणा में नकारा, हर जगह 1% वोट नहीं मिली। तो दिल्ली के भी सम्मानित लोगों ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 8 तारीख का इंतजार कीजिए। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, और जो हमारे मुद्दे थे उसको जनता ने स्वीकारा है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, 2100 रुपये की महिला सम्मान राशि, संजीवनी स्कीम, इन सब का व्यापक प्रभाव आपको चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। बराबर गलत हुए हैं इधर, तो पिछले भी जितने एग्जिट पोल आए सारे के सारे गलत हुए हैं। अब एग्जिट पोल पर तो सवाल है ही। आइए जरा इस सर्वे को जरा देखें। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कुछ डेटा दिया हुआ है, जैसे सेंट्रल दिल्ली, इसी में अच्छा नई दिल्ली अलग डिस्ट्रिक्ट है जी। तो नई दिल्ली का पहले आपको बता दूं, नई दिल्ली की 7 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 4 सीट दे रहे हैं, 1 सीट बीजेपी को दे रहे हैं, 2 सीट ये टफ फाइट में दिखा रहे हैं। तो मैं मान रहा हूं कि नई दिल्ली से ये अरविंद केजरीवाल को जिता रहे हैं, जिनको सट्टा बाजार भी हरा रहा है इस बार। इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली की 7 में से 6 सीटें आम आदमी पार्टी को, 1 बीजेपी को उन्होंने दी है। ईस्ट दिल्ली जहां पर बीजेपी की ज्यादातर सीटें हैं 2020 के इलेक्शन की, उन 8 में से 4 सीटें ये आपको दे रहे हैं, 3 बीजेपी को और 1 टफ फाइट में दिखा रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ दिल्ली की 8 में से 4 आप, 2 भाजपा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की, या आउटर, अब हम आउटर दिल्ली की बात करने लगे हैं, 8 में से 3 आप, 5 भारत बीजेपी। नॉर्थ वेस्ट में बीजेपी को ज्यादा सीट है इनके हिसाब से। नॉर्थ ईस्ट में 5 आप, 3 भाजपा, तो यहां भी बीजेपी बेटर ठीक कर रही है। साउथ दिल्ली में 5 सीटें आम आदमी पार्टी, 2 सीट बीजेपी को। साउथ वेस्ट में 3 सीटें आपको, 3 सीटें बीजेपी को, 2 टफ फाइट में। और वेस्ट दिल्ली के अंदर 5 सीटें आपको, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। ये दिखा रहे हैं सर मिश्रा जी। सौरभ जी, एक्चुअली इसमें जब हम लोगों ने इस आंकड़े को देखा था कुछ देर पहले, तो 2 चीजें से बहुत जबरदस्त इंडिकेटर इस पूरे चुनाव का सार है। बल्कि एक मुस्लिम सीटों पर अगर आंकड़े पर अभी आता हूं मैं उस पर भी आ पाएंगे। तो जो आम आदमी की पार्टी का जो कोर वोटर था, जिसके बारे में अब तक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का था कि वो वोटर छिटक गया, तो ये सर्वे तो बताता है, ये एग्जिट पोल बताता है कि वोटर छिटका नहीं, वोटर मजबूती के साथ डटा हुआ है। तो अब एक ही सवाल इस चुनाव के अंदर बचता है, इस नतीजों में बचता है कि क्या कांग्रेस अपना वोट बहुत ड्रामेटिक तरीके से इंक्रीज करेगी? उसमें शक है। इक्का दुक्का सीट पर होगा, वो कोई नहीं दिखा, यानी कि फाइट हो सकता है। हाँ, वो किसी सर्वे में नहीं है, यानी फाइट थोड़ा बहुत जो कहने के लिए कि बीजेपी अपना पोजीशन इंप्रूव करे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिमिलरली एट द सेम टाइम आम आदमी पार्टी अपने पोजीशन पर जमी हुई है, पोल पोजीशन लिए हुए है। अब देखिए नतीजे बाकी तो 8 तारीख को तय हो ही जाएगा, पर फिलहाल ये जो सर्वे है ये थोड़ा मुझे रियलिटी के ज्यादा करीब लगता है। देखिए इसमें, इस सर्वे में बीजेपी की जो 8 सीटें पिछली बार थी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की और ईस्ट दिल्ली में ही थी वो ज्यादातर सीटें, वहां पर वो बेहतर कर रही है, वही ज्यादातर इसके अंदर दिखाया गया है इस सर्वे के अंदर। समीर जी देखिए, अगर वोटिंग परसेंटेज अगर आप सौरभ जी देखेंगे तो ईस्ट दिल्ली के अंदर जो 6 सीटें आ रही है वहां 63% वोटिंग हुआ है। ठीक है, पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोटिंग हुई है। और वोटिंग पैटर्न बस जो आउटर दिल्ली है वहां कम वोटिंग पैटर्न दिखा रहा है, जहां आम आदमी पार्टी का ज्यादा स्ट्रांग होल्ड है
वहाँ वोटिंग परसेंटेज कम है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है कि मिडिल क्लास ज़्यादा है, सर्विस क्लास ज़्यादा है, अपर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा है, वहाँ वोटिंग परसेंटेज थोड़ा पिछली बार की तुलना में बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार ये जो वोटिंग परसेंटेज जहाँ बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का, जो अच्छा स्ट्रांग होल्ड है, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मुझे जाता हुआ इस समय दिख रहा है। हालांकि ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि भाई जो 8 सीटें पिछली बार जीती है उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा जमीनी स्तर पर काम नहीं किया, लेकिन इस बार जिस तरीके से संघ ने जमीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा लंबे समय से काम किया, अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद झोपड़ी का जो एरिया है, जो झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, वहाँ खास तौर से अपने विस्तारों को भेजा था और लगातार वो वहाँ पर मोदी की योजनाओं को लेकर और आगे क्या भारतीय जनता पार्टी करने वाली है उसको लेकर वहाँ पे उनको कन्विंस कर रही थी। तो जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लग रहा है, उस वोटर को जरूर ध्यान दिया है जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है उसका असर इस बार दिखने वाला है। आप मुस्लिम सीट्स की बात कर रहे थे तो मेरे पास एक बयान था, वो साजिद रशीदी साहब का, ये इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने ये इस बार घोषित ऐलानिया तौर पर ये कहा कि मैं बीजेपी को वोट देकर के आया हूं, और फिर अपनी वजह भी इन्होंने बताई। तो एक सर्वे हमने पहले देखा था ना जिसमें कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलेगा, ऐसा दावा किया गया 11% बीजेपी को। एक बार सुन लेते हैं साजिद रशीदी को। मुसलमानों को बीजेपी से डराया जा रहा है, और इतना डराया जा रहा है कि मुसलमान आज हिंदुस्तान में सहम कर जी रहा है, डर कर जी रहा है। मैं उस डर को खत्म करना चाहता हूं। बीजेपी मुसलमान के लिए अछूत नहीं है, या कोई भी पार्टी के हम बंधुआ मजदूर नहीं है। वो जो एक परसेप्शन ये लोग बनाते हैं बीजेपी से डरा कर के मुसलमान कहां जाएगा, उस भ्रम को तोड़ने पर मैं काम कर रहा हूं। मैं मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि देखो, अगर हम बीजेपी को वोट करेंगे तो बीजेपी को वोट करने के बाद हमारा अधिकार ज्यादा हो जाएगा उससे ये कहने का कि हमने वोट भी किया है और फिर आप हमारे अधिकारों को हनन कर रहे हैं। वोट जो है गोपनीय होता है और कोई भी आदमी उसको बताता नहीं। मैंने जानबूझकर बताया ताकि मुसलमानों में एक बात आम हो। हालांकि मुझे कुछ मुसलमानों की तरफ से जो अपने आप को कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी का बंधुआ मजदूर समझते हैं, मैं आपको फेसबुक दिखाऊं, मुझे गालियां भी मिल रही हैं। भी नहीं, मुझे लगता है उन गालियां ही मिलेंगी। मतलब मेरी राय है, साजिद साहब बुरा ना माने जो अगर वो ये सच में उन्होंने किया है तो। लेकिन आप ये देखिए, सर्वे बता रहा है टॉप 10 मुस्लिम सीट्स, बल्ली मारान की सीट पर लगभग 50% मुस्लिम पॉपुलेशन है। आम आदमी पार्टी जीती थी, प्रेडिक्शन आम आदमी पार्टी के ही जीतने का है इस सर्वे में। चांदनी चौक में लगभग 30% मुस्लिम वोट है, ये आम आदमी पार्टी के पास थी, उसी के पास जाती हुई दिखाई गई है। मटिया महल में 60% है मुस्लिम पॉपुलेशन, यहां भी आप है। गांधीनगर में 24.5% मुस्लिम पॉपुलेशन है। बीजेपी जीती थी पिछली बार, इस बार भी बीजेपी जीतेगी। अरविंदर सिंह लवली इस बार चुनाव लड़ रहे हैं यहां से। ओखला की सीट बड़ी मानतुल्लाह साहब की सीट, हॉटली कंटेस्टेड सीट थी, AMIM भी है यहां पर। 52.5% मुस्लिम वोट है, आम आदमी पार्टी को जाती हुई दिखाई गई है। बाबरपुर से ये भी 41% मुस्लिम आबादी वाली सीट है, गोपाल राय वाली सीट, ये भी वापस उन्हीं को जा रही है, सर्वे बता रहा है। मुस्तफाबाद की एक बड़ी दिलचस्प सीट थी, जी हाँ, यहाँ भी MIM थी, 39.5% मुस्लिम वोट है, आम आदमी पार्टी जीत रही है। बताया, यहाँ भी बताया था बहुत मुश्किल में है आपका कैंडिडेट। सीलमपुर में 57% मुस्लिम वोट, ये भी आप। संगम विहार में 22.5% मुस्लिम वोट, ये भी आम आदमी पार्टी को जा रही है। तो अगर ये मान लें 10 सीटें हैं, 3 4 5 9 सीटें दिखाई गई हैं, तो अगर ये 9 सीट एक तरफा जा रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो मतलब ये सर्वे का दावा उससे मजबूत होता है। आपको बीजेपी को एक है, हाँ एक है, वही कह रहा हूँ ना, आम आदमी पार्टी को जा रही है। मुझे देखिए, मैं 10 सालों से मैं कमीशन करवाता रहा हूँ सर्वे। अगर कोई ये सीट बाय सीट अगर सैंपल डेटा, मेथोडोलॉजी ये सब नहीं बताए तो मैं उसको क्रेडिबिलिटी नहीं दे सकता। मैं इस पर 0 कमेंट करूंगा। ऐसे लोग खड़े होकर बोल देना कि सीलमपुर में ये जीत रहा, क्या बेसिस क्या है इसका? कुछ तो बताएंगे ना, अपने डेटा कैसे पहुंचे। इसीलिए ना ये जो मशरूमिंग हो गई है, उनको लगा नहीं एक्सेस माई इंडिया फेल हो रहा है तो चलो हम लोग भी बहती गंगा में हाथ धो लें। ये सब का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और ये बहुत एक्सपीरियंस का काम है। स्टैटिस्टिक्स का एस नहीं है उसमें। अब आप चाह रहे हैं हम लोग कमेंट करें, एक्सपर्ट सारे लोग कमेंट करें, किस बेसिस पे? आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए। मतलब देखिए, मेथोडोलॉजी होती है ना, हाँ। आपको जो किस सैंपल साइज पे आप जा रहे हो, कितना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, क्या वो अंडरलाइंग सारे फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं। अब वो आपने कुछ बात नहीं करी, अब सीधे जाके ही नहीं, इसमें दिया ही नहीं, तो वही तो इसमें बात समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। के अलावा एक्सपीरियंस भी उसमें होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्सपीरियंस ये ऐसी इतना आसान। इस बार सारे धुरंधर जो सर्वे इंडस्ट्री के हैं वो तो घर बैठे हुए कर रहे हैं, वो थोड़ा समय ले रहे हैं, उसका समझ। मेथोडोलॉजी जो रजत करे वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस, क्योंकि उसको एनालाइज करना। लेकिन सर कोई वजह तो होगी ना। मैं पहला चुनाव देख रहा हूं जहां एग्जिट पोल नहीं किए बड़े नामों ने। नहीं, देखिए, मैं सी वोटर के बारे में बताऊं क्योंकि मैं उनके शाम वाले उसमें भी जा रहा हूं। वो कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जब तक 7:30 बजे तक तो पोलिंग ही हुई है कल रात में,
जब तक हम लोग ढंग से डेटा को एनालाइज नहीं कर लें। एग्जिट पोल में क्यों जरूरी होता है, वो नॉर्मल ओपिनियन पोल क्यों नहीं होता? क्योंकि ओपिनियन पोल में जो लोग बोलते हैं कि वो वोट करने जाएंगे, वो गए वोट करने की नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है, तो वो देखते निशान लगाए कि नहीं उंगली में, उसी से पूछते हैं। तो ये प्रक्रिया तभी संभव है और एक दिन में आप पूरा कर लें आसान काम नहीं है। इसीलिए जो बड़े ओपिनियन पोल्स हैं उन्होंने बोला कि हम रुकेंगे, डेटा को सही से साफ करेंगे, क्लीन अप करके उससे एनालिसिस करके अगले दिन रिजल्ट दिखाएंगे। ये जो 2020 आप पोल्स में मानते हैं, लेकिन अगर उसका कोई आधार दिखाए। नहीं, अब आप स्टैटिस्टिक्स में तो मानना ही पड़ेगा, साइंस है वो, बट उसका आधार होना चाहिए। आप कुछ भी खड़े होके बोल दें ये ली 60 की लिस्ट, इसमें ये जीत रहा है, इसमें ये जीत रहा है, तो काइट फ्लाइंगे। बताइए सर। डाटा डिकोड करने के लिए जिस एक्सपर्टाइज की जरूरत है, निश्चित रूप से वो काफी इंपॉर्टेंट बात है। और जब तक आंकड़े नहीं होंगे तो आप किस बेसिस पे कह सकते हैं नहीं पता। लेकिन सेंटिमेंट की बात करें तो सेंटिमेंट के हिसाब से तो जो इनका जो प्रिडिक्शन है मोस्टली सेंटिमेंट बेस्ड मुझे लग रहा है। और अपने आप में रुझान तो सेंटिमेंट बेस्ड तो मैं भी बता दूं कुछ, हाँ बस वही उसका क्या डाटा मतलब की है? बहुत बात है। भावनाओं डाटा में जब क्या तक पूरा नहीं आएंगे, इनके पास आधार कोई स्टैंडर्ड इन्होंने अपना नहीं दिया है, किन मानकों पर ये कर रहे हैं, तो उसके लिए उसके बेसिस पर कोई क्या कमेंट कर सकता है। खैर नहीं, अब मेरी मजबूरी ये है कि भाई अब सारे सर्वे जो हैं, हर आदमी अपना पूरा डेटा नहीं उसको देते भी नहीं है, public रिलीज करता भी नहीं करते नहीं, वो डाटा। ये पब्लिक करने वाला विषय नहीं। आप सैंपल साइज तो बताएंगे, आप इसमें पब्लिक सैंपल छुपाने साइज का क्या बताएंगे, है? जेंडर इसमें कुछ डिवाइड नहीं है। बताएंगे, तमाम चीजें बताएंगे, चीजें लेकिन उस बताएंगे। बिना पर आपको जितने भी एग्जिट पोल अब तक हुए हैं, तो चलिए, आज ठीक। जो आएंगे उसमें कुछ सेंसिबिलिटी। तो मैं एक फाइनल वर्ड आपका साढ़े छह सबका बजे दिल्ली ABC इलेक्शन पे जाना लेकर के था, फिर मैं जरा मिल्कीपुर की बात कर लेता हूं। अब ओपिनियन पोल के नंबर देखने के बाद भी आपका अपना जनरल इंप्रेशन क्या है? समीर जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मतलब 5 से 6:30। तो वही हूँ जो कि भारतीय जनता बिल्कुल नहीं, आप पार्टी हिले हैं बिल्कुल उससे। बिल्कुल 45 प्लस बीजेपी जा रही बीजेपी है। 45 प्लस। बिल्कुल। मीर जी। मेरा 45 प्लस आम आदमी पार्टी, और फाइट क्लोज है। बीजेपी अपनी संख्या इंप्रूव करेगी, कांग्रेस से खाते में मुश्किल से आप 1-2 40 सीट पार जाएगी। 100% जाएगी। देखिए, वोटिंग कम हुई है और कम वोटिंग में किसी तरफ भी कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि चीजें अभी भी फंसी हुई हैं दिल्ली में। बीजेपी को बहुत क्लीन तरीके से मेजॉरिटी मिलती हुई मुझे नहीं नजर आ रही, बट हाँ, वो 35 से 36 37 तक पहुंच सकते हैं एट बेस्ट। हाँ, मुझे नहीं लगता अभी तक। उससे ज्यादा अगर का। देखिए, अगर 60% पे वोटिंग रुक जाती है तो मतलब मोबिलाइजेशन करने में चीजें रुकी हैं। अगर आपके मिडिल क्लास को, आप अपने जो कोर वोटर है उनको मोबिलाइज करके नहीं लाए अगर, तो समस्या हो सकती है। सर, कि मैं फिर माफी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि ये सर्वे आया, इसलिए मैंने पहले ही सवाल किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये लोगों ने क्या किया। मैं उन पर सवाल उस तरह से नहीं, मैं छोड़िए, अपने इनको मन भूल में- जाइए सर। उनको छोड़ दीजिए। अब बात नतीजों को लेकर हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जो बात फिर से मैं कह रहा हूँ कि इसको उसी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। पहला एनालाइज आप करते हैं कि कांग्रेस की भूमिका क्या रही। तो कांग्रेस की भूमिका बहुत बड़ी नहीं रही है, भले ही वो कितना भी वोट बढ़ा ले। जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को भी थी वो नहीं हुई है। त्रिशंकु विधानसभा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा जंप लिया है। 8 से 10% वोट सर, संदीप दीक्षित के शब्दों में कि अगर मुझे बेट करना हो किसी पर तो वो कौन सी पार्टी होगी? एक गट फील होती है ना सर, क्या है? भारतीय जनता पार्टी बना सकती है सरकार, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन यदि गट फीलिंग में कहेंगे कि गारंटी किसकी देनी है, तो फिर भी मैं आम आदमी पार्टी के साथ जाऊंगा। नहीं, मतलब 100, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दो बहुत नावों में क्लोज पैर रख रहे हो पहुंच सर रही है आप। सरकार की। एक्चुअली सरकार जनरल बना- गट फीलिंग यही है सौरभ जी, सच तो ये है। अब बाकी तो अब ये तो EVM आप- में कैद नतीजा ही बता सकता है, सौरभ जी भी जानते हैं, मुझे हमेशा से लगा है कि क्योंकि आपने भी बीजेपी का बहुत clean- पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं, दिया। नहीं, मैं मुझे सच में बहुत क्लीन होते हुए कि एक तो विंडो वो वही बात हुई ना, मैं भी तो वहाँ मतलब कह रहा हूँ। बीजेपी की जीत पर ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। नहीं, हाँ, मुझे अभी अभी भी भी नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। चलिए, वो अच्छा, इसको ऐसे ओके, समझिए, ओके, मैं ठीक। कमजोर आदमी हूं। पर समीर जी की आंधी लेकिन अब बिल्कुल बरकरार है नहीं। बीजेपी की, और मिहिर जी की आम आदमी पार्टी के लिए। अब जरा 1 मिनट हम लोग उस 2 मिनट बात कर लें मिल्कीपुर के इलेक्शन। मिल्कीपुर में वोटिंग बढ़ गई। विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई उससे 2% ज्यादा वोट पड़ गए। आमतौर पर उपचुनाव में वोटर का उत्साह कम होता है, वोटिंग भी कम होती है, और जनरली माना जाता है कि जो जिसकी सत्ता है उसको वो सीट मिल जाती है। लेकिन अब यूपी के उपचुनाव वैसे नहीं रह गए हैं, तो क्योंकि दोनों ही पार्टियां बहुत जान लगाती हैं। तो मिल्कीपुर को लेकर के कोई प्रेडिक्शन आपकी? देखिए, एक तो मिल्कीपुर को लेकर अखिलेश मिल्कीपुर यादव माने ने अयोध्या। बिल्कुल, और इस उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, मुझे लगता है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, हमें एक सफेद चादर गिफ्ट करना पड़ेगी। पूरे चुनाव में कल दिन भर में मैंने 500 शिकायतें की थी। अब ऐसी कौन सी 500 शिकायत अखिलेश यादव ने की चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई आपकी कौन सी शिकायत हमारे पास इस तरह की आई है।
नगीना के जो सांसद है चंद्रशेखर, उन्होंने भी इस बात की शिकायत की। मुझे लग रहा है कि जो वोट परसेंटेज बढ़ा है और जिस तरीके योगी आदित्यनाथ ने वहां पर चुनाव प्रचार किया था, जहां जिस तरीके से अपने कैबिनेट मंत्री को उतारा था, मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सब बोलिए मिल्कीपुर मिल्कीपुर में अयोध्या का जो जख्म था ना, उसकी टिस बीजेपी को थी और उसके लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है। तो मिल्कीपुर का मामला बहुत इंटरेस्टिंग है और फिलहाल मुझे लगता है कि मामला कांटे का टक्कर है और हो सकता है बीजेपी निकाल ले जाए। सर मिल्कीपुर पर ये योगी जी का चुनाव मैं देखता हूँ, और जिस दिन से हारे हैं, मतलब अयोध्या वाली फैजाबाद वाली सीट, उस दिन से योगी जी के लिए ये था। और मुझे लगता है योगी जी ने बहुत अच्छे से मजबूती से चुनाव लड़ा है और फ्रंट रनर बीजेपी है। रजत, कोई डाउट नहीं है इसमें। मुझे लगता है ये इसमें अयोध्या की जनता ने भी पछतावा किया है कि इतना इंटरनेशनल चर्चा हो गई अयोध्या में। प्रायश्चित वोट होगा ऐसा है। नहीं, बिल्कुल कई सारे उस कैंपेन से पीछे हट गई। सांसद का व्यवहार, उसके बाद सांसद का वर्ल्ड व्यवहार वाइड रहा मैं है बता रहा हूँ, इतने इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में बाकी चर्चा नहीं हुई, अयोध्या को लेकर चर्चा हुई। तो मुझे लगता है अयोध्या की तो जनता सांसद भी का व्यवहार भी ऐसा रहा कि एक बार भी वो राम मंदिर नहीं गए। बहुत शुक्रिया। आज वक्त इतना ही था, लेकिन काफी मुद्दों पर बात हो गई। एग्जिट पोल्स माने ना माने इस पर भी बात हो गई।